अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो हो गया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट इन फ्यूचर जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे और आज हम उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का स्टार्ट लेने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हम ये अपना सब्जेक्ट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो हम एंड तक लेके जा सकें। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट्स करूँगी और आप भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करें ताकि इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ सकें और जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है लर्निंग उसको हम जो है वो अचीव कर सकें। उस दिन बेटा ये भी डिस्कशन हुई थी कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बुक भी बता दूंगी और कंटेंट्स भी बारी बारी हम जो है वो शेयर करते जाएंगे। एक्चुअली आपका बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है या जो साथ में OR को जो मैं पढ़ा रही हूँ फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स है, ऑलमोस्ट दोनों जो है वो मिलते जुलते हैं, बट OR की फील्ड की वजह से उसका नाम फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स है और ये MSc वाले जो पढ़ रहे हैं इसका बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है। बेसिस उसकी जो है वो सेम ही है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बुक है बेटा इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर एन गुजराती। गुजराती के नेम से अगर आप मार्केट में भी कहें या आपकी लाइब्रेरी में भी सिर्फ गुजराती कहेंगे तो बहुत फेमस बुक है इकोनोमेट्रिक्स। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स बेटा लिखे हुए हैं इसमें और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर आप मतलब बगैर टीचर के भी अगर उसको पढ़ें तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो ये बहुत मोटी अच्छी खासी बुक है, बट जो साथ साथ आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे या टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आप सिर्फ उसके हैंडआउट्स भी अपने पास रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये मार्केट में पायरेटेड फॉर्म में भी बुक मिल जाती है। आई गेस 300 to 400 में ये पायरेटेड फॉर्म में भी बुक मिल जाती है। आज हमने बेटा स्टार्ट लेना है कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स है क्या, व्हाट इज़ इट्स नेचर, इसकी नेचर क्या है, व्हाट इज़ इट्स मेथडोलॉजी, किस मेथडोलॉजी की बेस पे इकोनोमेट्रिक्स जो है वो काम करता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन से। हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स की बेटा डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ। आई गेस अब सबके लिए विजिबल होगा। इकोनोमेट्रिक्स के अगर आप ये चैप्टर देखें चैप्टर नंबर 1 में, तो सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स, इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। कुछ 5, 6, 8 डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। 7 डेफिनेशंस आपको बेटा ये दी हुई हैं। इसमें से 1-2 को हम देख लेते हैं, बाकी आप खुद से भी उनको पढ़ सकते हैं। जो सबसे आसान डेफिनेशंस जो मैंने उठाई हैं उसमें कि इकोनोमेट्रिक्स मे बी डिफाइंड एज द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ actual economic phenomena based on the concurrent development of theory and observation related by appropriate method of inference। मीन्स कि आपके पास डाटा होता है और डाटा मतलब अगर इकोनॉमिक डाटा है आपके पास तो आप उसको ऐसे नहीं समझ सकते कि आपके पास जस्ट डाटा टेबल की फॉर्म में आ गया और आप कहें कि हाँ आपको टेबल देखते ही डाटा देखते ही सबको समझ आ गया है कि इसकी प्रेडिक्शन क्या होगी, इसकी फोरकास्टिंग क्या होगी, ये डाटा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप कुछ टूल्स अप्लाई करें। तो इकोनोमेट्रिक्स वो सब्जेक्ट है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देता है एक्चुअल इकोनॉमिक फिनोमेना का, जो कि बेस करता है थ्योरी पे और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। और इसमें स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है, मतलब अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनोमेट्रिक्स जैसे इकोनॉमिक्स के नियरर साउंड करता है तो फिर इसमें स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि वैसे इसको इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट बेस इसी है क्योंकि बहुत से इकोनॉमिक मॉडल्स को, बहुत से इकोनॉमिक फिनोमेनस को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। बट बेस स्टैटिस्टिक्स पे इसलिए करता है क्योंकि जब भी आपने उन फिनोमेना को एक मॉडल की फॉर्म देनी है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस करनी है, उससे प्रेडिक्शन करनी है, फोरकास्टिंग करनी है या उससे इन्फ्रेंस करना है। इन्फ्रेंस कहते हैं कोई नतीजा अखज़ करना, कोई नतीजा या कोई रिजल्ट आपने निकालना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एक और हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। इकोनोमेट्रिक्स मे बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस in which the tools of economic theory, mathematics and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena। अभी more or less मैंने यही डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस ऊपर भी की है कि डिफरेंट इकोनॉमिक फिनोमेना तो आपके पास आ जाते हैं, बट उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स जो है वो सब्जेक्ट यूज़ होता है और ये सोशल साइंसेज पे डिपेंड करता है। इस डिफाइंड एज सोशल साइंसेज में ये फॉल करता है और इसमें जो टूल्स हैं वो इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरी यूज़ हो रही होती है, मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है और साथ में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस अप्लाई होता है आपने अगर इकोनॉमिक फिनोमेना का एनालिसिस करना है।
ये एक दो डेफिनेशंस हैं। और इकोनॉमेटिक्स इज कंसर्न विद द एम्पिरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इस तरह की डिफरेंट 5 डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट हैं और जो आपको ईजी टू अंडरस्टैंड है स्टैटिस्टिक्स की बेस पे भी, वो आप ये 2 डेफिनेशंस को जो है वो कंसिडर कर सकती हैं। अब अभी आई होप सो कि थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर होगी, बट अभी जब हम फर्दर इसकी नेचर और इसकी मेथडोलॉजी को स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएंगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी कोई अगर अपनी पॉलिसी ला रही है या स्टेट बैंक अपनी कोई पॉलिसी ला रहा है या जहाँ जहाँ इकोनॉमिक में, एक्चुअली ये वैसे तो रिग्रेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस करें क्योंकि हम सब्जेक्ट इकोनॉमेट्रिक्स डील कर रहे हैं। आप देखिए स्टेट बैंक कोई पॉलिसी ला रहा है, बैंक्स कोई पॉलिसी ला रहे हैं, गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक उस पर पॉलिसी लेके आ रही हैं, तो ये नहीं होता कि वो पॉलिसी ऐसे ही बस बना दी जाती है, बल्कि उसके पीछे सर्वेज होते हैं, उसके पीछे इन्फ्रेंस निकाली जाती है, इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई होते हैं, आपके मैथमेटिकल मॉडल्स, आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अप्लाई होते हैं, तब जाके उसकी बेस पे कोई ना कोई पॉलिसीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो इस लिहाज से ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वाई अ सेपरेट डिसिप्लिन, इसको आप ये भी एक जनरल से टॉपिक है, इसको आप रीड कर सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट सेपरेट सब्जेक्ट बनाने की ही क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स भी एक बड़ा वास्ट सा सब्जेक्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये समझिए उसी का आंसर मैंने पहले कर दिया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी है, स्टेट बैंक ने पॉलिसीज़ बनानी है, या आप कोई पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं इकोनॉमिक डाटा की बेस पे, तो आपको कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो टोटली इन चीज़ों को डील कर रहा हो, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इकोनॉमिक्स आपको इंडिविजुअल से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मींस इकोनॉमिकली आप कितना स्ट्रांग हैं, चाहे आप किसी फैमिली को देख लें, चाहे आप गवर्नमेंट को देख लें कि कंट्री कोई कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। इसलिए ये एक हमारे पास सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे भी हमारे पास है। अगर हम लास्ट इसको देखें तो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स इज मेनली कंसर्न्ड, असल में इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स का काम क्या है, विद कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक डाटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स। और इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स ये कब आएगा, जब आप इसके पीछे कोई ना कोई मॉडल फिट कर चुके होंगे, कोई ना कोई थ्योरी अप्लाई कर चुके होंगे, तब आप इसको प्रेजेंट कर सकते। क्योंकि आप अगर देखें, ज़्यादातर न्यूज़ में भी देखें, मीडिया पे भी देखें, तो आपके हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो फाइनल फॉर्म में आते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी जो है वो काम कर रही होती है, कोई ना कोई मॉडल जो है वो काम कर रहा होता है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो मेजर आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स किस मेथडोलॉजी की बेस पे, इसकी बेसिस क्या है, मेथडोलॉजी किस मेथड पे ये काम करता है। तो देखें तो इसके 8 स्टेप्स हैं बेटा। नंबर 1 इज स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। आप सबसे पहले जो आप थ्योरी या कोई भी हाइपोथेसिस है उसको स्टेट करें। मैं पहले ये 8 स्टेप्स को जस्ट अभी रीड आउट कर रही हूँ, उसके बाद बारी बारी ना स्टेप्स को देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। मीन सबसे पहले आप कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। आई गेस आप लोगों को जो एमएससी वाले और ओआर के बच्चे, आपको हाइपोथेसिस से तो थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी होगी कि जो आप सबसे पहले कुछ एजम्पशन बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एवरेज हाइट जो है वो क्लास स्टूडेंट्स की 5 फीट है, तो ये आपने क्या किया, एक हाइपोथेसिस डेवलप की है और इसको बाद में हम चेक करते हैं कि क्या सारी क्लास की जो ऑन एवरेज हाइट है वो 5 फीट है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम इसी तरह इकोनॉमेट्रिक्स में भी आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं। सेकेंड इज स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। थ्योरी की बेस पे आप एक मैथमेटिकल मॉडल को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक हो गया। नंबर 3 इज स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमेट्रिक मॉडल। नंबर 3 कि आप कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल या इकोनॉमेट्रिक मॉडल जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, ओके जी। नंबर 4 ऑब्टेनिंग द डाटा। आपने हाइपोथेसिस भी स्टेट कर लिया, आपने मैथमेटिकल मॉडल भी स्पेसिफाई कर लिया, इकोनॉमेट्रिक मॉडल भी, इकोनॉमेट्रिक या स्टैटिस्टिकल मॉडल दोनों आप उसे कहते हैं, वो भी स्पेसिफाई कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ ऑब्टेनिंग द डाटा, क्योंकि आप डाटा ऑब्टेन करेंगे और फिर पैरामीटर्स फाइंड करेंगे और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। नंबर 5 इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द इकोनॉमेट्रिक मॉडल। जो मॉडल बनाया है उसके अंदर जितने अननोन फैक्टर्स हैं, अननोन पैरामीटर्स हैं, उनको आपने एस्टिमेट करना है। नंबर 6 इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जब ये सारा एस्टिमेशन और डाटा कलेक्शन वाला काम हो जाएगा, आप 6 स्टेप पे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है और उसके बाद जो भी आपके पास, अगर आपका मॉडल जो है वो सही से फिट हो जाता है, तो फिर आप उस मॉडल को फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पसेस। ये ऊपर भी चीज़ें डिस्कस मैं करके अभी आ चुकी हूँ कि आपने पॉलिसी पर्पसेस के लिए फिर उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं।
इन सारे स्टेप्स को समझने के लिए बेटा, टू इलस्ट्रेट द प्रीसीडिंग स्टेप्स लेट अस कंसिडर द वेल नोन कनेजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। अगर आप में से किसी का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो आपको बड़ा कनेजियन मॉडल शायद बड़ा गौर से सुना हो, अदरवाइज अगर किसी नहीं भी सुना हुआ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। कनेजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन इकोनॉमिक्स में ये बहुत बड़ा फेमस मॉडल है। ये मॉडल कहता क्या है, अब सबसे पहले हमने कहा था पहला स्टेप क्या है, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस स्टेट कर रहे हैं तो केनीज क्या स्टेट करता है, द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ इज दैट men are disposed as a rule and on average to increase their consumption as their income increases but not as much as the increase in their income। मीन्स इसका कहने का मतलब है ये एक हाइपोथेसिस स्टेट की है, ये कनेजियन कहता है कि ये एक हाइपोथेसिस है कि मैन हो या चाहे वुमेन हो, जब जब आपकी इनकम बढ़ती है आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। बट साथ में बट भी यूज़ किया है कि उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता जिस रेट से इनकम बढ़ रही है, लेकिन बढ़ता है। तो ये अब हमारे पास एक थ्योरी है या एक हाइपोथेसिस है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि अगर आप अपनी रियल लाइफ में देखें तो क्या ऐसे ही नहीं होता, जितना हमारे पास इनकम या हमारे पास जितनी मनी ज़्यादा होती है उतना हम स्पेंड भी ज़्यादा करते हैं। जब हमें या स्टार्ट के दिनों में जब पॉकेट मनी ज़्यादा मिलती है या फिर जब जो जॉबियंस हैं जब पे मिलती है तो इन दिनों में ज़्यादा खर्च हो रहा होता है, और जब हमें एंड पे पता होता है कि अब जो है वो मनी बिल्कुल ख़त्म हो रही है तो हम ज़रा हाथ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि इनकम जब ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वक्त के साथ आपकी इनकम बढ़ती है आप अपनी कंजम्पशंस बढ़ा देते हैं, आप अपनी ज़रूरियात बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली पहले सिर्फ जो है वो उनका जो डिपेंडेंस थी वो खाने रोटी सालन पे थी, लेकिन उनकी इनकम बढ़ने से उन्होंने अपने खाने में फ्रूट्स को ऐड कर लिया, उनकी इनकम बढ़ने के साथ उन्होंने अपनी और लग्जरीज को ऐड कर दिया है। तो ये हाइपोथेसिस हम टेस्ट करना चाहें, क्योंकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन केनीज ने ये हाइपोथेसिस दी और हम इसको टेस्ट अब इस इकोनोमेट्रिक्स की मेथड्स की बेस पे हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कि क्या ये असम्पशन ट्रू भी है या नहीं। In short, Keynes postulated that the marginal propensity to consume (MPC), the rate of change of consumption for a unit, say a dollar change in income, is greater than 0 but less than 1। अगर आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में उसने लिखा है तो उसका मतलब है प्रोस्पेंसिटी का मतलब बेटा होता है टेंडेंसी, कि मार्जिनल टेंडेंसी टू कंज्यूम, के कितना कंजम्पशन आपके करने की टेंडेंसी कितनी है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन के कंजम्पशन में कितना चेंज आता है फॉर अ यूनिट चेंज। मींस अगर $1 आपकी पे बढ़ रही है तो आपकी कंजम्पशन में कितना फ़र्क आता है। केनीज कहता है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा। ये इसके अकॉर्डिंग के इंक्रीज तो होगा बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन देयर इनकम। तो ये हमारे पास अभी हाइपोथेसिस हमने स्टेट कर दी है। अब इस हाइपोथेसिस से आप लोगों ने नहीं घबराना कि क्या इतनी मुश्किल से हाइपोथेसिस है। एक्चुअली हम इन 6 स्टेप्स को समझना चाह रहे हैं। ये जो स्टेप्स हमने देखे थे मेथडोलॉजी के, हम इनको समझना चाह रहे हैं। तो इन स्टेप्स के लिए ये जो 7-8 स्टेप्स थे, तो सबसे पहले क्या था कि कोई भी थ्योरी कोई भी हो सकती है, कोई भी हाइपोथेसिस आप स्टेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए हमने केनीज की एक थ्योरी ले ली है। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पे मॉडल ऑफ कंजम्पशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कंजम्पशन की एग्जांपल ली हुई है। अदरवाइज जो भी आपकी थ्योरी हाइपोथेसिस है उस बेस पे आपने मैथमेटिकल मॉडल जो है वो बनाना है। अच्छा, एक और चीज़ आप मुझे, क्योंकि फिजिकल क्लास होती है तो उसमें पता ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ कि अगर रिग्रेशन या इसका थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट है तो फिर डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स का भी आपको थोड़ा बहुत जो है नो हाउ होगी। मैथमेटिकल मॉडल हमेशा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होते हैं और जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होते हैं। अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का ये मतलब है कि अगर किसी भी सर्कल का रेडियस इतना है, फॉर एग्जांपल जितना आर रेडियस है तो उसका एरिया कोई फिक्स आएगा। ये नहीं होगा कि रेडियस इतना है तो एरिया इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। जितना रेडियस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आप आर की वैल्यू लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। जबकि स्टैटिस्टिकल मॉडल्स या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स वो होते हैं जिसमें आप एग्जैक्ट डिटरमिन नहीं कर सकते। मैथमेटिकल मॉडल को डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स इसीलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि आप इसमें एग्जैक्टली डिटरमिन कर लेते हैं, लेकिन आप जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं उसमें एग्जैक्टली आप डिटरमिन नहीं कर सकते। अच्छा, अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का फ़र्क पता चल गया होगा। इसी तरह मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल का बिल्कुल ये डिफरेंस है। मैथमेटिकल मॉडल को हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल भी कहते हैं
और स्टैटिस्टिकल मॉडल को हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स भी कहते हैं। अब अगर सबसे पहले हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो मैथमेटिकल मॉडल का मतलब ये होता है कि जिसमें आप एग्जैक्ट डिटरमिन कर लें। मॉडल स्टेट करते हैं ऑल्दो केनिस पोस्टुलेटेड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। केनिस के मुताबिक इन दोनों इनकम और कंजम्पशन के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। पॉजिटिव रिलेशन है बट ही डिडंट स्पेसिफाई द प्रिसाइज फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू। लेकिन उसने ये कहा है कि ये 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। तो हमने एक फॉर सिंप्लिसिटी या मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट माइट सजेस्ट द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन। ये इनकम और कंजम्पशन के लिए हम एक मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं y इक्वल्स टू β1 प्लस β2x, जबकि β2 क्या है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। अब इसमें देखते हैं y क्या है, β1 क्या है, β2 क्या है और x क्या है। वेयर y इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये y वो कंजम्पशन है जो आप एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, x आपकी इनकम है। ठीक है जी। β1 और β2 आपके पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल हैं जिसको आप इंटरसेप्ट और स्लोप भी कहते हैं। β2 एक्चुअली आपका असल में जो मेजर कर रहा होता है वो β2 है कि द स्लोप कोएफिशिएंट β2 मेजर्स द MPC, कि ये वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इसको मेजर कर रहा है कि आप एक्चुअली कितना जो है वो स्पेंड करते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया जी। ये मैथमेटिकल मॉडल है। आपने इस मैथमेटिकल मॉडल को है जो वो यहाँ पे ड्रॉ किया, इनकम को आपने एक्स एक्सिस पे लिया, कंजम्पशन को वाई एक्सिस पे लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा है, आपने ड्रॉ किया तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है तो ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो हम जिनको हम ना जान सकते हों, तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप अच्छा इसको थोड़ा सा और के इज एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स। इसको इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको पता होगा, इसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। अ मॉडल इज सिंपली अ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस इफ द मॉडल हैज ओनली वन इक्वेशन, जैसे हमारे पास एग्जांपल में है इट इज कॉल्ड सिंगल इक्वेशन मॉडल, और अगर इसमें एक से ज़्यादा जो है हमारे पास इक्वेशन हो तो इसको हम मल्टीपल इक्वेशन मॉडल भी कहते हैं। और वेरिएबल अपेयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड मीन्स जो y था आपका उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि आपकी कंजम्पशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी कंजम्पशन ये राइट हैंड साइड पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इनकम पे डिपेंड कर रही है, तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं और इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल कि x जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें चेंज आने की वजह से इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहलाता है और साथ में एक्सप्लेन्ड भी, और इंडिपेंडेंट को आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारा क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑफ कंजम्पशन। अब हमने देखना है कि हमारी मैथमेटिकल मॉडल तो जो है वो हमने सेट कर लिया, बट हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है वो किस तरह का होगा, या हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो कैसा होना चाहिए। अभी आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि बेटा हमारा स्टार्टिंग लेक्चर है और आप लोग थोड़ी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, डिटेल में इस थ्योरी को आप खुद पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इसी चीज़ पे इक्तफा ना करें कि मैडम ने जो बस वर्ड्स बोल दिए हैं या इसको समराइज़ कर दिया, आप उसी पे रहें। अगर आप इसको जस्ट एक बार रीड करें, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई याद नहीं करना, जस्ट इसको आप लोग रीड कर लें। जो चीज़ें मैंने नहीं भी रीड की या समराइज़ की तो वो पढ़ लें, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इस पहले टॉपिक पे क्यों इतना फोकस कर रही हूँ और हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, इसने बेटा आपकी बेस बनानी है। अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी तभी हम नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो हायर लेवल्स पे मूव करेंगे, ज़्यादा बड़े मॉडल्स पे मूव करेंगे, तो आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये लेक्चर बहुत गौर से सुने, और सुनने के बाद आपकी जो क्यूरीज हैं इंशाल्लाह लेक्चर के दौरान हम इसको डिस्कस भी करेंगे, और आप इसको पढ़ें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके थर्ड स्टेप से स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑफ कंजम्पशन। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।